Start. Hi guys, my name is Suresh Chandra Jat and I am going to take your social science economics portion for Rajasthan board English medium 10th class. Your economics consists chapter number 14, 15, 16, 17 and 18. These 5 chapters having weightage of 18 marks. I am going to start to very basic chapter number 14 which name is economic concept and planning. I am going to assume that you don't know about a single word your subject economics. Even you don't know the definition of economics. So I am going to start from zero level or through so much basic. Through zero level or so much basic. So please concentrate on board. First I am going to start the definition of economics. Adam Smith is known as the father of economics, who gave the definition of economic, the study of creation of wealth. यानी जो क्रिएशन ऑफ वेल्थ की जो स्टडी करेंगे अपन, उसी को अपन क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स बोलेंगे. बट वर्ल्ड वाइड लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया. लोगों का यह कहना है कि अगर अपन स्टडी ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ करेंगे, लेकिन इस वेल्थ का यूज कहाँ होगा और वेल्थ कहाँ पर कंज्यूम होगा, इस बारे में अपने को पता नहीं चलेगा, आगे स्टडी नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना बेकार है. सो बेसिक डेफिनेशन, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ. इसको अपन क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स. ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आपको याद नहीं रखना है. यहाँ तक निकालने क्लियर. सेकंड नंबर एक प्रोफेसर मार्शल है, इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने डेफिनेशन दी थी द स्टडी ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ. मार्शल साहब ये कह रहे हैं कि वेल्थ का क्रिएशन कैसे हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है. प्लस हाउ कैन बी अचीव द वेलफेयर बाय यूजिंग दिस वेल्थ. यानी इस मनी को, इस कैपिटल को, इस वेल्थ को अपन यूज करके वेलफेयर को कब तक पहुंच सकते हैं या वेलफेयर कैसे अचीव किया जा सकता है, इसको अपन इकोनॉमिक्स बोलेंगे. हियर द वर्ड वेलफेयर इंडिकेट्स कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लेकर आ रही है. मान लो एलपीजी गैस पे सब्सिडी दे रही है, बीपीएल एपीएल के राशन कार्ड पर राइस और व्हीट और केरोसिन प्रोवाइड करवा रही है. इन सब के बारे में बात कर रहा है इकोनॉमिक्स. आगे बात समझे तो स्टडी ऑफ क्रिएशन वेल्थ नंबर 1. नंबर 2, इसी वेल्थ को अपन यूज करके किस लेवल पर अपन उस वेलफेयर को अपन अचीव कर सकते हैं. सो सेकंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मार्शल. थर्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय रॉबिन्स. ये आपको याद रखनी है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. आगे बात समझे. आपके लिए 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, तब तक आप इन दोनों डेफिनेशन को कॉपी कर ले. एडम स्मिथ के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई और मार्शल के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई. आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा. थोड़ा इसका आगे की तरफ लोग करते हैं. ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. बोर्ड में अगर आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिखना है. अभी आपका 29 जून को एग्जाम है या अपकमिंग 2021 में जो एग्जाम है, ठीक है. द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये कहते हैं मार्शल साहब. व्हेन ही इज फेस्ड विद स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, व्हेन दीस रिसोर्सेज हैविंग मल्टीपल यूजेस. कहने का मतलब जब कोई भी ह्यूमन का बिहेव की अपने को स्टडी करनी है, जब वो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहा हो, जब उसके पास साधन संसाधन की क्या हो, कमी हो, और उस साधन संसाधन का मल्टीपल क्या हो,
ह्यूज हो और या मल्टीपल उसका क्या हो, पर्पज हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, उसको ढंग से आपको सुनना है। सबसे पहले इस डेफिनेशन को कॉपी करने का कष्ट करें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, और जब भी आप मेरी क्लास जब अटेंड कर रहे हो, पेन नोटबुक साथ का साथ में रखें और जैसा मैं बोल रहा हूँ साथ का साथ में वैसा का वैसा कॉपी करते चले। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर when he is faced with scarcity of resources, when these resources having multiple uses, जब इन resources का एक से ज्यादा क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। जब मल्टीपल यूजेज होगा उस केस में इसको अपन क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बोलेंगे। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करनी है, नंबर 1। नंबर 2, उसके पास स्केर्सिटी क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए। नंबर 3, इन रिसोर्सेज का आपको क्या होना चाहिए, मल्टीपल क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। ऐसी जो भी अपने सामने सिचुएशन आ रही है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो रॉबिन साहब के हिसाब से इसको अपन क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स। आगे बात समझो, इसको एक बार कॉपी कर ले, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं कि क्या है इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। मैं रफ कर रहा हूं बोर्ड को, अपना ये ऑफ किया, कॉपी कर लिया होगा। ये जो आपका चैप्टर नंबर 14 है, यहाँ से 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये 3 मार्क्स वेटेज है और 3 क्वेश्चन आपके आरबीएस में पूछे जाएंगे। अब मैं जो एग्जांपल देकर बता रहा हूँ उस एग्जांपल को ढंग से समझना है। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया तो इकोनॉमिक्स की हर चीज आपको ढंग से समझ में आ जाएगी। चैप्टर का नाम आपको ऊपर बोर्ड पे दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 14 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग। ये थोड़ा बोर्ड के ऊपर लिखा गया था, आपको दिख नहीं रहा है कैमरे की सेटिंग की वजह से, तो थोड़ा आप देखने का कोशिश करें। और साइड में लिख रखा 1 + 1 + 1 = 3, 3 क्वेश्चन, ब्रैकेट में लिख रखा 3 मार्क्स। तो थोड़ा सा मैं इसके आगे की तरफ चलता हूँ, आप थोड़ा आगे की तरफ देखने की कोशिश करें। आगे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ उसको देखने का कोशिश करें। अभी मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई है इकोनॉमिक्स की अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, ठीक है, उसको मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको देखो ढंग से, है अच्छी तरह से देखना। सपोज करो यहाँ पर कोई एक्स नाम का प्राणी है, उसके पास में 200 रुपीज। आगे बात समझो, उस आदमी की 3 नीड है। फर्स्ट नीड है कि उसको पेट में खाना खाना है, सेकेंड नीड है कि उसको ट्रैवल करना है, आगे बात समझो, और थर्ड नीड है कि वो आदमी सिनेमा हॉल में जाके क्या देख सके, पिक्चर देख सके। इसको डेफिनेशन को समझना अच्छी तरह से। इस एग्जांपल पे डायग्राम बना ले, 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, इस डायग्राम को बना ले अच्छी तरह से। पेंसिल, स्केल, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, ये सब आप साथ में के डायग्राम को बना ले, फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि मार्क्स रॉबिन्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। चलो, यहाँ पर जो ह्यूमन बिहेव करेगा, अगर सबसे पहले उसको पेट में भूख लग रही है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देगा, फूड को देगा, अगर 200 रुपीज में से। सेकंड प्रायोरिटी किसको देगा, ट्रैवलिंग, या किसको देगा, सिनेमा हॉल। आगे बात समझो, तो यहाँ पर उस आदमी के पास में क्या है पता है, ये एक्स नाम का पर्सन है, ये 200 क्या है पता है आपको, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी इसके पास संसाधनों की क्या है, कमी है। ये 200 रुपीज यहाँ पर क्या है आपके सामने, स्केर्सिटी ऑफ क्या है, रिसोर्सेस है, यानी उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। आगे बात समझे, इस 200 रुपीज में उसको 3 पर्पज पूरा करना है। फर्स्ट उसका फूड है, सेकंड उसका ट्रैवलिंग है, और थर्ड उसको सिनेमा हॉल में जाके क्या देखनी है, पिक्चर देखनी है। आगे बात समझे, तो ₹200 यहाँ पर स्केर्सिटी ऑफ क्या कर रहा है, रिसोर्सेज कर रहा है। अगर आदमी उस बेस पे किसी चीज को क्या दे रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है कि सबसे पहले मैंने क्या खाना है, खाना खाना है, फूड, अगर उसको भूख लग रही है, अगर खाना खाएगा तो क्या करेगा, ट्रैवलिंग करेगा, घूमेगा फिरेगा, ये सिनेमा हॉल में जाके क्या देखेगा, पिक्चर देखेगा। तो यहाँ पर जो उसका बिहेव चेंज हो रहा है कि मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, फूड को। अगर पैसा बचेगा तो ट्रैवल और सिनेमा हॉल के बारे में सोचूंगा, पैसा नहीं बचा तो सिर्फ फूड से मेरा काम चलेगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट प्राइमरी नीड है वो मेरा क्या भरना है, पेट भरना है। आगे बात समझे, तो यहाँ पर जो उसका बिहेव चेंज हो रहा है, प्रायोरिटी जो कर रहा है,
उसको अपन बोलेंगे ह्यूमन बिहेवियर। आगे बात करें। और ये जो 200 डेज के 3 पर्पज है, 3 यूजेस है। फूड के लिए भी यूज कर सकता है, ट्रैवल के लिए भी यूज कर सकता है, सिनेमा हॉल के लिए भी यूज कर सकता है। तो रॉबिन्स ये कहते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर व्हेन ही इज फेस्ड विद स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड दीस रिसोर्सेज हैविंग मल्टीपल पर्पज और मल्टीपल यूजेस। 3 वर्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ह्यूमन बिहेवियर की क्या करनी है, स्टडी करनी है, नंबर 1। नंबर 2, जब वो क्या कर रहा हो, स्केर्सिटी ऑफ क्या हो, रिसोर्सेज हो। नंबर 3 क्या हो, मल्टीपल यूज होना चाहिए, किसका, इन्हीं रिसोर्सेज का। उस केस के अंदर अपन जो भी स्टडी करेंगे उस स्टडी को अपन बोलेंगे इकोनॉमिक्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये डेफिनेशन आपको बोर्ड में लिखने के पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर व्हेन ही इज फेस्ड विद स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड दीस रिसोर्सेज हैविंग मल्टीपल यूजेस। इसको अपन क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स। आगे बात समझ, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अगर ये समझ में आ गई तो आपकी इकोनॉमिक्स खत्म है, यही आ गया। द स्टडी economics may be defined as the study of human behavior when he is faced with scarcity of resources and these resources having multiple uses. इसको अपन क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स। चलो अब अपन आगे की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक्स आ गया तो इसके बाद जो अगला वर्ड आपको समझ में आएगा, जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये इकोनॉमिक जो अपन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, किस एरिया के अंदर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या इसका पर्पज है, और आपको समझ में आएगा। दूसरा जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, हालांकि टर्म आपके इस चैप्टर में इन्वॉल्व नहीं है, ये टर्म आपके 15 चैप्टर में इन्वॉल्व है और इसका नाम क्या है, इकोनॉमी। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ए सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कंजप्शन। ये आपको 3 वर्ड ध्यान रखना है, PTC, प्रोडक्शन, ट्रेड और क्या होना चाहिए, कंजप्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन किस चीज का होगा, ट्रेड किस चीज का होगा, कंजप्शन किस चीज का होगा। जब कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे या कहेंगे क्या प्रोवाइड करवाई जाएगी, सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। आगे बोल रहा है ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ ए कंट्री और ए रीजन इज नोन एज इकोनॉमी। एक ऐसा सिस्टम जो 3 वर्ड से एसोसिएटेड है, पहला प्रोडक्शन, दूसरा ट्रेड, तीसरा कंजप्शन। इसमें क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स या गुड्स और क्या होना चाहिए, सर्विसेज होना चाहिए किसी भी कंट्री या रीजन में। इस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, इकोनॉमी। आपसे एक नंबर पूछ सकता है, डिफाइन द टर्म इकोनॉमी। 29 जून को आपका एग्जाम है, ढंग से ध्यान रख के जो मैं बता रहा हूं वही डेफिनेशन लिखनी है, एनसीईआरटी नहीं बोल रही। आगे बात सुनिए, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो एसोसिएटेड है 3 टर्म से। तीनों टर्म कौन कौन सी है, प्रोडक्शन, ट्रेड और कंजप्शन। जहां पर क्या किया जा रहा है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन भी किया जा रहा है, उनका ट्रेड भी किया जा रहा है, कंजप्शन भी किया जा रहा है। प्रोडक्शन कहां पर होगा, इंडस्ट्री के अंदर। ट्रेड कहां पर होगा, इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर को यूज करके बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट बना उसको कहां तक भेजेगा, कंज्यूमर तक। और कंज्यूमर यहां पर किसका काम करेगा, कंजप्शन का काम करेगा, जिसको अपन कस्टमर भी बोल सकते हैं। आगे बात सुनो, जब इन तीनों का कंजप्शन हो जाएगा, तीनों का कंजप्शन होगा, एक चीज देखो यहाँ पर, एक चीज यहाँ पर दी जा रही है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन किया इसके लिए उसको क्या स्पेंड करना पड़ा था, मनी स्पेंड करना पड़ा। आगे बात सुनो, जब इसी आदमी ने इसको किसी और को बेचा, जब ट्रेड किया इसको, किसी दूसरा आदमी इसको बाय किया, आगे बात समझो, तो यहाँ पर किसका यूज हुआ, मनी का। और यहाँ पर किसी आदमी इसको कंज्यूम किया, कंज्यूम कब करेगा, जब उसको क्या करेगा, बाय करेगा, फाइनल कंज्यूमर या कस्टमर जब कंज्यूम करने जा रहा है, तो यहाँ पर उसने किसका यूज किया, मनी का। आगे बात समझो, तो ये सर्कुलेशन ऑफ मनी हो रहा है या फ्लो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, इस पूरी एक्टिविटी के अंदर ये पूरी कहानी किसकी है, इकोनॉमी की। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। तो ये एक ऐसा डेफिनेशन है जिसमें किसी चीज का क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश्ड गुड बनना चाहिए। उसी प्रोडक्शन का, उसी प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। ट्रेड होने के साथ में वो फाइनल कस्टमर तक जाकर क्या होना चाहिए, कंज्यूम होना चाहिए। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को आज खरीद के रखूंगा, मैं कस्टमर को नहीं बेचूंगा तो मेरे को मनी कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ क्या होगा, मनी होगा। अल्टीमेटली ये आदमी पैसा किसको देगा, इस ट्रेडर को देगा। ये ट्रेडर अल्टीमेटली पैसा किसको देगा, प्रोडक्शन करने वाले को।
और ये प्रोडक्शन वाला अल्टीमेटली अपना पैसा किसको देगा, जहां से जो कंपनी इसको क्या प्रोवाइड करवा रही है, रॉ मटेरियल। आगे बात समझे, रॉ मटेरियल को भी देगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भरेगा, अपने जो लेबर है वर्कर उनको वेज भी देगा, पेमेंट भी देगा। इसका मतलब ये मनी स्टार्ट कहां से हुआ था, यहां से इसको मनी दिया, फिर इसको मनी दिया, फिर इसको मनी दिया, फिर इसको मनी दिया, घूम फिर के वापस ये मनी मार्केट में सर्कुलेट होके इस रॉ मटेरियल तक वापस पहुंच जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे। आगे बात समझे, इसको अपन क्या बोलेंगे, इकोनॉमी। इसको कॉपी कर अच्छी तरह से, फिर आगे चलते हैं। अब बार बार पूरी इकोनॉमी में एक वर्ड यूज होगा, उसका नाम है कैपिटल। जब भी कैपिटल वर्ड यूज हो रहा है, इस कैपिटल का मतलब ये होता है कहीं कहीं किसकी बात कर रहा है, मनी की बात कर रहा है। आगे बात समझे, कहीं कहीं वो किसकी बात कर रहा है, वेल्थ की बात कर रहा है। आगे बात समझे, डेफिनेशन क्या है, द क्रिएशन ऑफ वेल्थ और मोर क्रिएशन ऑफ वेल्थ यूजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। आगे बात समझे, क्रिएशन ऑफ वेल्थ कब होगा, जब ऑलरेडी उसके पास में क्या होगा, वेल्थ होगा, या ऑलरेडी उसके पास में क्या होना चाहिए, मणि राम जी या मनी, पैसा होना चाहिए। आगे बात समझे, मान लो एक आदमी ने 100 करोड़ की क्या सेटअप की, एक कंपनी सेटअप की। यहां पर वो आदमी 100 करोड़ की कंपनी सेटअप की, तो यहां पर उसने इन्वेस्ट कितना किया, 100 करोड़। उसने सेटअप करने में टोटल कॉस्ट 100 करोड़ लगेगी। उसका टारगेट क्या रहेगा, वही कंपनी अपकमिंग टाइम में उसको कम से कम कितना पैसा दे, 110 करोड़ रुपए, ताकि इसको 5 to 10% वहां पर क्या मिले, बेनिफिट मिले। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल का मतलब ये है कि जो पहले से अपने पास अवेलेबल मनी है, इसी मनी को यूज करके अपने को मोर मनी क्या करना है, इकोनॉमी में जनरेट करना है। मोर मनी का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। और मोर मनी कैसे आएगा, जब वो मनी पूरे मार्केट में क्या रहेगा, सर्कुलेट रहेगा। यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी, उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाएगी और उसको मार्केट में क्या करेगी, सेल करेगी हाई प्राइस पे, जितनी कॉस्ट उसने मैन्युफैक्चरिंग करने में लगेगा। तो वहां से जो भी पैसा मिलेगा वो पैसा वापस किसमें वो यूज होता जाएगा। तो 100 करोड़ की कंपनी अपकमिंग 5 to 10 ईयर में कहां तक जा सकती है, 1000 करोड़ तक। आगे बात समझे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो कैपिटल टर्म उसका मतलब क्या है, द क्रिएशन ऑफ वेल्थ और मोर क्रिएशन ऑफ वेल्थ यूजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को यूज करके क्रिएशन ऑफ वेल्थ करना, या क्रिएशन ऑफ वेल्थ को सिंपली पर क्या बोलेंगे, कैपिटल। और कैपिटल का मतलब मनी या क्या होगा, वेल्थ होगा। इसको कॉपी कर लें। चलो थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं। वेल्थ तक का काम कंप्लीट हो गया अपना, कैपिटल तक का काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड आपको नजर आ रहा है उस वर्ड का नाम है इनकम। आगे बात समझो, इनकम क्या इंडिकेट करता है, एक आदमी की मटेरियल लाइफस्टाइल इंडिकेट करता है। मटेरियल लाइफस्टाइल का मतलब उसके पास में कपड़े कैसे पहन रहा है, मकान, गाड़ी, बंगला, ये शोहरत है या नहीं। नंबर 2, उसके सोशल स्टेटस के बारे में पता चलता है, समाज में उसका कैसा रुतबा है। आगे बात समझो, पॉलिटिक्स में उसकी कितनी अप्रोच है। थर्ड नंबर पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां से पता चलता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो आदमी टेक्नोलॉजी को कितना यूज कर रहा है। आगे बात समझो, टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने कितनी ग्रोथ कर रहा है, या अपना डेवलपमेंट कितना उसने क्या किया है, इंक्रीज किया है। आगे बात समझे, तो इसको अपन बोलेंगे इनकम। इनकम से अपने क्या पता चलता है, एक तो मटेरियल लाइफस्टाइल पता चलेगी, एक सोशल स्टेटस पता चलेगा, और तीसरा क्या पता चलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे बात समझे, ये अपने को ध्यान रखना है कि इनकम से किसी भी आदमी की मटेरियल लाइफस्टाइल का पता चलेगा, उसके सोशल स्टेटस का पता चलेगा, और तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके बारे में पता चलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा। इन तीनों को आप कॉपी कर लें, फिर अपन आगे चलते हैं।
चलो ये कंप्लीट हो गया, इसके आगे चलें। अब इसके बाद क्या है कि अपने को किसी भी कंट्री की नेशनल जो इनकम है उसको कैलकुलेट करने की क्यों जरूरत पड़ी, व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, कि अपने को नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़े। आगे बात सुनिए, ये नीचे पॉइंट दिख रहा है, थोड़ा लाइट का इश्यू है, लाइट गई हुई है कि ट्यूबलाइट चल रही है, आपको ढंग से दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ से बोर्ड पे लिख रहा हूँ ऊपर में, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें कि चारों पॉइंट नीचे क्या लिखे हुए हैं। अगर ये समझ में आया तो आपका नेशनल इनकम आधा कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, फर्स्ट ये जो नेशनल इनकम है ये इंडिकेट करता है द इकोनॉमिक कंडीशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। ये इंडिकेट करता है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे क्या है, उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कैसे रन हो रही है। यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब आप ये समझे कि इकोनॉमी के हिसाब से कंट्री की 3 कैटेगरी होती है। आगे बात समझे, एक तो होती है आपकी डेवलपिंग, एक होता है आपका डेवलप्ड, एक आपका होता है अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड का मतलब वहां पर डेवलपमेंट का लेवल क्या है, लो है। आगे बात सुनिए, इसका सबसे बढ़िया अपना एग्जांपल है, तो यहाँ पर जो एग्जांपल रहेगा वो रहेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक डेवलप्ड कंट्री है। इंडिया क्या है, यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री है, और अंडर डेवलपमेंट में अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसके कंट्री को अपन ले सकते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर हंगर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पोवर्टी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आगे बात समझे, तो इकोनॉमिक कंडीशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ किसका पता चलता है, एक नेशन का अपने को पता चलता है, किसकी वजह से, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर लेने की वजह से। आगे बात समझे, थोड़ा अगर मार्कर से दिख नहीं रहा हो तो लाइट का इश्यू है, अच्छी तरह से मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से दिखे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 3 कैटेगरी के कंट्री है, एक तो डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में अपना कंट्री एक एग्जांपल बन जाएगा इंडिया, डेवलप्ड कंट्री में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ जाएगा, और अंडर डेवलप्ड जो भी कंट्री है उसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्री है वो आ जाएंगे। बहुत सारे कंट्री में हंगर बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा क्या है, डाउन है। आगे बात सुनिए, तो फर्स्ट कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और दूसरा वर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर जब भी डेवलपमेंट यूज होगा, डेवलपमेंट का मतलब उस आदमी के पास जितना पैसा है उस पैसे को यूज करके क्या उसने टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट लगा के अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की कोशिश की या नहीं की। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों वर्ड आपके आगे आ रहे हैं, मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर के अंदर आपको पता चल जाएगा। आगे बात समझिए, तो फर्स्ट जो आपका एस्पेक्ट है वो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका होगा। फर्स्ट जो पॉइंट है कि अपने को ये कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसी में स्टार मार करके सेकंड वाला पॉइंट डालने की कोशिश करें अच्छी तरह से ना, कि जो नेशनल इनकम है उसको यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर द various economies of the world। वर्ल्ड की बहुत सारे कंट्री है, उनकी इकोनॉमी का आपस में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ये लाइट आ गई तो वापस आपको अब दिक्कत नहीं आएगी, कंपैरिजन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो जो भी इकोनॉमी होगी ना, सेम कैटेगरी की इकोनॉमी का सेम कैटेगरी की इकोनॉमी के साथ कंपेयर किया जाना चाहिए। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। चाइना किसके अंदर आता है, डेवलप्ड कंट्री के अंदर आता है। तो इंडिया का कंपैरिजन इन दोनों कंट्री से नहीं किया जाएगा। आगे बात समझिए, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाएगा। तो सेम कैटेगरी और सेम बास्केट है, सेम ग्रुप है। आगे बात समझिए, सेम उसका जो क्राइटेरिया उसके अंदर फिट होना चाहिए। दो वी कैन कंपेयर द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बहुत सारी इकोनॉमी का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पर किसका एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपका, डेवलप्ड इकोनॉमी का एग्जांपल ले रहा हूँ। इन दोनों का आपस में क्या कर सकते हैं, अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। आई थिंक इट क्लियर है। चलो थर्ड वाला जो पॉइंट है वो ये बताता है जो नेशनल इनकम है वो अपने इंफॉर्मेशन देती है। नेशनल इनकम ये अपने इंफॉर्मेशन देती है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट the contributions of various sectors of the economy and also their इंपोर्टेंस। उनकी इंपोर्टेंस क्या है, आगे बात समझे। वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इसी चैप्टर के अंदर आएगा। 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं। उन 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को मैं आपको अच्छी तरह से एक लाइन एक वर्ड बताऊंगा कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में इसमें 3 सेक्टर है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्सरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर का इंडिया की इकोनॉमी के अंदर या नेशनल इनकम के अंदर कितना रोल है, इससे पता चलेगा। नेशनल इनकम अपन कैलकुलेट करेंगे। बस आगे बात समझे। तो थर्ड वाला पॉइंट आपका कॉपी कर ले इसको फटाफट। फोर्थ पॉइंट लिखिए, इसमें स्टार मार्क करके इसके साथ में। ये एस्टिमेट करता है फ्यूचर पॉलिसीज के बारे में कि इसका यूज करके अपन फ्यूचर के अंदर क्या बना सकते हैं, नई पॉलिसी बना सकते हैं। इसका ये क्या करेगा, एस्टिमेट करेगा। एस्टिमेट्स किसके बारे में, फ्यूचर पॉलिसी के बारे में। फ्यूचर पॉलिसी के बारे में आगे बात समझे। रिगार्डिंग एंड इकोनॉमी कैन बी परफॉर्म। आगे बात समझे। फ्यूचर का 5 ईयर प्लान बनाना है या नीति आयोग के अंदर कोई भी नई स्कीम लेकर आनी है या कोई भी नया प्लान लेकर आना है, कोई भी वेलफेयर स्कीम लेकर आनी है, तो वो अपने को नेशनल इनकम से पता चलना चाहिए। आगे बात समझे। आवर कंट्री सफरिंग विथ हंगर, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, इनमें से किसी के साथ में अपना कंट्री अगर सफर कर रहा है, उस केस में अपने क्या करना है, इन सारी चीजों पर पार लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, इसको अपने को कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जब तक नेशनल इनकम के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक अपने को पता नहीं चल पाएगा कि अपने को फ्यूचर की पॉलिसी प्लानिंग कैसे करनी है। इसको कॉपी कर लें। चलो यहाँ से ये काम कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ और आपकी जो बुक है आप जब भी पढ़े तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी पढ़ रहे हो रात को सोने से पहले, अगर आपको 11 बजे सो रहे हो तो 9 बजे 10 बजे के बीच में या 10 से 11 के बीच में 1-1.5 घंटा जितना भी पढ़ाया गया उसको साथ में लेके पढ़ के फिर सो साथ में बुक रखनी है। मैं लगभग सारा एस्पेक्ट आपका इसमें कवर करने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज छूट जाती है आप बुक में देख सकते हो। कोशिश करूंगा कि मैं आपकी कोई भी चीज इस क्लास के अंदर छूट नहीं पाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं। अभी मैं आपको नेशनल इनकम और जीडीपी इन दोनों की डेफिनेशन नहीं बता रहा, ये मैं सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलो
अगला जो वर्ड होता है नेशनल इनकम के इनकम वाला चैप्टर में यूज होता है, वो आपका होता है फाइनेंशियल ईयर। ये बोर्ड में पूछा जा चुका है, आरबीएससी 2018 में 1 मार्क्स के अंदर, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर ये है, इन इंडिया द टाइम पीरियड बिटवीन 1st April to 31st March is known as financial year। नॉर्मली जो अपना कैलेंडर इंग्लिश वाला कैलेंडर रन होता है अपनी स्कूलिंग के लिए, अपने किसी भी दूसरे काम के लिए, वो आपका जो कैलेंडर रन होता है, वो आपका कैलेंडर रन होता है जनवरी टू का रन होता है दिसंबर। लेकिन किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल ईयर की बात करें, दूसरे कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सिलेबस में देखा है, इन इंडिया द टाइम पीरियड बिटवीन 1st अप्रैल टू 31st मार्च, ये टाइम पीरियड रहेगा। इस टाइम पीरियड को अपन क्या बोलेंगे पुत्र, फाइनेंशियल ईयर। आगे बात करें, और ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर रहता है, ये आपका 4 क्वार्टर के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन रहता है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। यहीं से अपनी क्या निकलती है, जीडीपी निकलती है। आगे बात करें, तो फर्स्ट क्वार्टर रहेगा वो रहेगा 1st अप्रैल टू 30 जून, सेकेंड क्वार्टर रहेगा 1st जुलाई टू